ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। कैसे हैं छात्र सब लोग? अच्छे हैं। चलिए आज क्लास लेकर आए हैं हम। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक सबको पता है कि हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर छात्रों की समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत आसान है। इसी वर्णमाला से अगर पेपर में देखा जाए तो 80% पेपर, वर्णमाला अगर आपने सीख ली तो 80% पेपर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। व्याकरण का, मैं व्याकरण की बात कर रहा हूँ, व्याकरण का आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वर्णमाला को आप पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं बेसिक से चलता हूँ। देखिए ये हमारी वर्णमाला है, ये पूरा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वर्णमाला है क्या चीज। तो देखिए ये आपके सामने जो लिखे हुए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका आ ई, ये आपको जो लिखे दिखाई दे रहे हैं जैसे का ख ग घ, तो ये सारे के सारे जो है वो वर्ण हैं। और इन्हीं वर्णों से मिलकर आपके, इससे इन सभी वर्णों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, इन्हीं वर्णों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, इसीलिए शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। नोट कीजिएगा आप लोग कि वर्ण जो है वो शब्द की सबसे छोटी इकाई है। पेपर में पूछा जाता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ण कहलाती है। अब इसका नाम वर्णमाला क्यों पड़ा, वो आप देख लीजिए। देखिए वर्णमाला नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो वर्ण है ना, इन सभी वर्णों का व्यवस्थित जो स्वरूप है, कह सकते हैं आप, व्यवस्थित व्यवस्थित तरीके से माला पिरोई जाती है ना, तो वर्णों की व्यवस्थित माला, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इतना। अब देखिए वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? देखिए ये है हमारा सबसे पहला आता है स्वर। इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। ठीक है, संस्कृत में अच कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा व्यंजन, इसको हम संस्कृत में कहते हैं हल। ये भी याद रखिएगा, स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। और पूरी वर्णमाला को हम दो ही भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन में। ये जो स्वर होते हैं ना, ये स्वर होते हैं 13, आप लोग याद रखिएगा। और ये व्यंजन, ये जो व्यंजन होते हैं, ये होते हैं आपके 33। ठीक है, और बताऊंगा टोटल वर्णमाला जो होती है वो 52 की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 13 और 33 तो 46 ही होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको पूरा। ठीक है। अच्छा, आप एक प्रश्न का आंसर और दीजिएगा कि जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है स्वर, एक मिनट, हाँ इसको लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है आपका स्वर, लेकिन ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं स्वर, इसको हम पढ़ते हैं स्वर, यानी इस आदेश आ को हम सा ही पढ़ रहे हैं, यानी स्वर। तो इसको हम पढ़ते हैं इस्पात। इस आदेश आ को हम इस क्यों पढ़ते हैं? इसको हम सा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको इस क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और नहीं आता है अगर, तो हम बैठे हैं बताने के लिए, हम आपको जरूर इसका आंसर बताएंगे। अब इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि व्यंजन और वर्ण, स्वर किसे कहते हैं, और स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। अब चलिए, अब हम डीपली चलते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, अब मैं डीपली चलता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वर, स्वर जो है ये तो आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि ये तो 13 है ही हैं। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये मेरे 13 बताए थे आपको, 13 आपके सामने है। अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। देखिए व्यंजन मैंने आपको बताए थे 33 होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। उसके बाद दो होते हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो आपका ये है, और एक है आपका जो मैं बता रहा हूँ आपका ये वाला, जो हम ये वाला बनाते हैं, ढक्कन वाला जो बड़ा बनाते हैं, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए 33 और दो कितने हो गए आपके? 35 हो गए। 35 के अलावा चार जो हमारे होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए ये रहा आपका संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञान और ये स्र, ये चार आपके हो गए संयुक्त व्यंजन हो गए। अब जोड़ लीजिए आप, 35 में आपको पहले बता चुका हूँ, चार ये जोड़े हमने, कितने हो गए? 39 हो गए।
39 हो गए और मैंने आपको 13 स्वर हो गए। टोटल कितने हो गए आपके 52। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, चलिए अब हम डीपली चलते हैं और इसे विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए स्वर जो हैं, स्वर तीन प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर और एक होता है आपका प्लस स्वर। तीनों समझते हैं क्या है। देखिए ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। ठीक है ना, यानी कि आपका आ, ई, उ, र, ये आपके ह्रस्व स्वर है, यानी इन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लग रहा है। दूसरे नंबर पे आता है, वो आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होता है वो ये होता है कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है बोलने में। ठीक है, जैसे कि आ, ठीक है, ई, उ, जो है ये थोड़ा ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय जो बोलने में जिन्हें लगता है स्वर को बोलने में, वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आता है तीसरा, आता है प्लस स्वर। प्लस स्वर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत जरूरी है। प्लस स्वर ये होता है कि इसे बोलने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, यानी कि हम इसको खींचते हैं, किसी शब्द को, किसी भी शब्द को बोलने में स्वर को हम खींचते हैं। जैसे कि राम, तो हम कैसे लिखते हैं, राम, तो रा को हमने खींचना शुरू कर दिया है, राम। तो ये क्या हुआ, यहाँ प्लस स्वर आ गया। जैसे कि ओम, तो जो हम जब हम ओम लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि ओ को हमने खींचा, लंबा खींचा, राम। जैसा कि, तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम लंबा खींचते हैं किसी को, ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो वो प्लस सा कहलाता है। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए जैसे हम राम लिखेंगे तो नॉर्मल हम इस तरीके से लिखते हैं राम, लेकिन जब हम प्लस स्वर में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रा, फिर एस, फिर एम। ये एस ए बी सी डी वाली एस नहीं है, एस के रूप में हम निशान को प्रदर्शित करते हैं कि यह प्लस स्वर का निशान है। ठीक है, स्वर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। व्यंजन आप बहुत ही गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वीडियो पूरा जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, चलिए अब व्यंजन के बारे में हम देख लेते हैं। व्यंजन का देखिए, मैं व्यंजन आपको बता चुका हूं। देखिए व्यंजन को हम चार वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, चार वर्गों में आप वर्ग कर सकते हैं, चार भागों में कह लीजिए, वर्ग आप छोड़िए, भागों में कह लीजिए। हम चार भागों में व्यंजन को बांटते हैं। कैसे कैसे बांटते हैं, देखिए का वर्ग से लेकर और ये पा वर्ग तक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जो होता है, इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। उसके बाद आपका य, र, ल, व, ये जो कहलाते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और उसके बाद आपका श, स, स, ह, ये वाले जो है ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और उसके बाद मैं आपको संयुक्त व्यंजन तो बता ही चुका हूं कि क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है, वो होती है आपकी 25, यानी कि 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपके 25 होती है। और बाकी के जितने हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इन सब की जो संख्या होती है वो चार चार होती है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब आगे जो पढ़ाने वाला हूँ आप गौर से पढ़िएगा, उसको गौर से देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा समझने में भी उसको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए अब इसके बाद ये आपका जो का वर्ग दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कंठ्य वर्ण। अब समझा देता हूँ आपको कैसे, आपको याद नहीं होता होगा, ये आपका ये कंठ्य वर्ग है आपका, ये आपका इसको बोलते हैं हम तालु, और इसको मूर्धन्य, इसको आपका दंत, और इसको आपका ओष्ठ। ये आपको याद नहीं होते हैं, कई लोगों को नहीं होते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं आज आपको याद करवा के मानूंगा, याद हो जाएगा आपको, समझने की बस कोशिश करना। देखिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, का से, का वर्ग से हम शुरुआत करेंगे इसको लेके। और का जो हमारा कहाँ आता है, ये कंठ यानी गले में आता है, ये गले की जो गिनती आती है ना, ये वाली गले में जो गिनती होती है, इसको हम कंठे बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और धीरे 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 हम बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि पहले कंठ लेंगे, कंठ के बाद हम अपना तलुआ लेंगे। तलुआ मतलब ये आपका जीभ जहाँ ऊपर टच होती है,
वो तलुआ लेंगे। उसके बाद आपका मूर्धन्य लेंगे। मूर्धन्य होता है वो दांत जहाँ मसूड़े में दांत ढसे होते हैं, उसके जो उठा हुआ मसूड़े का भाग होता है, अरे अक्सर चाय पीने से जल जाता है वो, हाँ वो मूर्धन्य कहलाता है। और उसके बाद फिर आपका तावर्ग। तावर्ग वो होता है जो, तावर्ग मतलब दंत्य वर्ग, तावर्ग को हम बोलते हैं दंत्य वर्ग, जो दांत जीभ हमारी दांत से टकराती है, दंत्य वो वर्ग होता है। उसके बाद आपका पा, पा मतलब ओष्ठ वाला, होठ वाला। तो हम अंदर से चलेंगे, कंठ से चलेंगे और धीमे 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 बाहर आते हुए हम होठ तक आएंगे। आप इतना याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंठवर्ग की, ठीक है। कंठवर्ग, कंठवर्ग क्या होता है आपका का, इसको बोलते हैं हम कंठे, ठीक है, इसको हम कंठ्य वर्ग बोलते हैं। और इसके तहत आपके आपके का वर्ग पूरा आता है, यानी कि का, खा, ग, घ, ये। और उसके बाद आपका ये स्वर में आपका आ और बड़ा आ, ये भी आप नोट कीजिएगा, आपको ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। स्वर में आ और का वर्ग पूरा। और इसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन में ये हा, ये हा, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 वर्ण, ये वाले जो आपको 8 वर्ण हैं, ये आपके कंठ्य में आते हैं, ठीक है ना। समझ में आया होगा इतना तो। कंठ्य वर्ग क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ही सिंपल है कि का वर्ग तो पूरा है ही है कंठ्य में, ठीक है। उसके अलावा स्वर में आ, सबसे पहले के आगे के 2 स्वर यानी अ और आ। और आपको लेना है ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म अंत्य व्यंजन में ही हम लेंगे, यहाँ ये नीचे संयुक्त व्यंजन से हमें नहीं मतलब है अभी, हम केवल ऊष्म और अंत्यस्थ व्यंजन ही लेंगे, ठीक है। तो स्वर में आ ले लिया और ऊष्म व्यंजन में हमने हा ले लिया, ठीक है। यानी कि ये 8 वर्ण जो हो गए आपके कंठे में हो गए, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब का के बाद मैंने आपको बोला कंठ से धीमे धीमे हम बाहर की तरफ आएंगे, यानी कंठ के बाद आता है हमारा तलवा, जहाँ जीभ ऊपर, तलवा हमें टकराती है, गले के तुरंत ऊपर वाली जगह होती है तलवा, वहाँ जीभ टकराती है, वो तलवा बोलते हैं। तो ये चा वर्ग जो है आपका है, इसको हम बोलते हैं तालव्य, ठीक है, ये तालव्य बोलते हैं इसको हम। इसके तहत आपका चा वर्ग, यानी कि पूरा च छ ज ये पूरा वर्ग आता है। 5 तो ये हो गए आपके। इसके बाद स्वर में से हम 2 लेंगे, यानी ई और ई, ए और ई, ये 2 हम स्वर ले लेंगे। और मैंने बताया था आपको अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को ही हम नीचे लेंगे अभी व्यंजन में। स्वर में तो ई और ई हो गए आपके, और अंतस्थ व्यंजन में से हम लेंगे आपका य और श, ठीक है। तो तालव्य में कौन सा आ गया आपका चा वर्ग पूरा आ गया। इसके बाद आपका आ गया ई, फिर आपका आ गया ई, और इसके बाद आपका य और आपका श। ये जो 8 वर्ण हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए, 9 वर्ण हो गए। 9 वर्ण जो हैं ये आपके तालव्य में आते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा है आपको धीमे धीमे बाहर आना है, धीमे धीमे। कंठ हमने ले लिया, तालव्य हमने ले लिया। अब आता है टा वर्ग। टा वर्ग आता है, इसको बोलते हैं मूर्धन्य, ठीक है ना, हाँ, या मूर्धा, इसको हम मूर्धा भी बोलते हैं, इसको हम मूर्धा भी बोलते हैं इस वाले को, टावर को, ठीक है, या मूर्धन्य भी बोलते हैं। मूर्धन्य आपका मूर्धन्य, ठीक है, इसको मूर्धन्य भी बोलते हैं। अब हम इसको कैसे करते हैं वो देखिएगा आप। टा वर्ग में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये पूरा आएगा ही आएगा टा वर्ग में, लेकिन अब हम स्वर नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया ना, हम स्वर नहीं लेंगे, केवल स्वर में क्या लेंगे हम, केवल ऋषि वाला, केवल ये लेंगे मूर्धन्य में आपका। और अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में हम रा और सा लेंगे, ठीक है। हा हमने लिया था कंठ में, या और शा हमने लिया था तालु में, और रा और सा ये लेंगे हम मूर्धन्य में। तो यहाँ पर आपका टा वर्ग में आपका मूर्धन्य में आपका ये टा वर्ग पूरा हो गया। इसके बाद आपका ये ऋषि वाला ऋष हो गया, और आपका र और ये वाला स, जिसे हम पेट चीरा सा भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मूर्धन्य। कितने वर्ड हो गए इसमें आपके, 8 वर्ड हो गए, मूर्धन्य भी हो गया। अब आते हैं हम तावर की, यानी कि मूर्धन्य से आगे मैंने बताया था दंत। दंत, यहाँ जीभ हमारी दांत से टच हो रही है, दांत से छुप रही है, वो हो गया आपका दंत।
तो दंत में आपका आ जाता है पूरा ता वर्ग। ठीक है, इसको हम दंत्य बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हम दंत्य बोलते हैं। और ये ता वर्ग आता है पूरा। पांच तो आपके ये हो गए। अब हम इसमें स्वर नहीं लेंगे, सीधा सीधा हम लेंगे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो ला और सा, ये दो लेंगे हम, ला और सा। तो आपका इसमें आप ला भी जोड़ दीजिएगा और इसके बाद आपका सा भी जोड़ दिएगा आपका ता वर्ग में। तो ये आपके हो गए सात। पांच और दो सात होते हैं। सात वर्ण जो है आपके, ये आपके आते हैं दंत्य में, जिसमें जीव हमारी दांत से टच हो रही है। तो ता वर्ग हो गया आपका दंत में। ठीक है, रिवीजन भी मैं करा दूंगा इस चीज का, अभी एक बार फिर बता दूंगा आपको। ठीक है, अब मैंने आपको बताया धीमे धीमे कंठ से हम बाहर आ रहे हैं। हमने सबसे पहले कंठ लिया, उसके बाद तालु लिया, यानी का वर्ग हमारा कंठ में आया। चा वर्ग हमारा जो आता है वो तालु में आया। टा वर्ग हमारा आया वो आपका मूर्धन्य में आया, जहाँ वो चाय पीने से जीभ वो जल जाता है ऊपर सब, दांत के ऊपर वाला। उसके बाद ता वर्ग यानी दंत हमने ले लिया। अब आते हैं हम होठ पे, यानी ओष्ठ बोलते हैं इसको, ओष्ठ। ठीक है, तो वो पा वर्ग आता है। ये जो आपका पा वर्ग है, इसको हम बोलते हैं ओष्ठ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम ओष्ठ बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं आप वो देखिएगा। देखिए, ओष्ठ में पा वर्ग पूरा आता है आपका ओष्ठ में। इसके अलावा फिर ऊ और ऊ, यानी छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ये भी पा वर्ग में ही आते हैं। ठीक है, ये वाला आपका ऊ और ये बड़ा ऊ, ये भी आपके इसी में आते हैं। इसके बाद नंबर आता है नासिक के। इसको हम नासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं और नासिक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक कौन कौन से वर्ण होते हैं, नासिक के कौन, मतलब एक ही चीज है, अनुनासिक भी बोल लेते हैं इसी को, नासिक भी बोल लेते हैं और नासिक्य भी बोल लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प्रत्येक का पांचवा वर्ण अनुनासिक या नासिक के कहलाता है। और साथ में स्वर में आपका ये अंग वाला, ठीक है ना, ये आपके याद रखिएगा, ये अनुनासिक कहलाता है प्रत्येक वर्ग का, यानी कि का वर्ग। स्पर्शी व्यंजन की बात कर रहा हूँ, ये का से लेकर पा तक स्पर्शी व्यंजन होते हैं ना, तो स्पर्शीय व्यंजन का प्रत्येक पांचवा वर्ण, हर वर्ग का वर्ग का भी, आपका चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का भी, हर का भी पांचवा जो वर्ण है वो आपका अनुनासिक कहलाता है। क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर लग रही हो तो लाइक जरूर करना क्लास को। ठीक है, अनुनासिक हमने पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं हम सघोष और अघोष, यानी घोष भी बोलते हैं कई जगह और अघोष भी। ये वर्ण कौन कौन से होते हैं तो आप देखिएगा। देखिए, सघोष और अघोष वर्ण की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, पहले प्रत्येक वर्ग, यानी कि स्पर्शी व्यंजन की बात कर रहा हूँ, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा, ये वर्ग की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक पहला और दूसरा, यानी कि का, खा, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, यानी ये पहला और दूसरा वर्ग, ये आपका अघोष कहलाता है। हाँ, ये जो वर्ण है आपका, ये आपका अघोष कहलाता है। ठीक है, अघोष समझ में आया होगा आपके। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, मैंने आपको वो कंठ या तालु और वो बताए थे। हाँ, उसमें आप दो तीन चीजें और हैं वो नोट कर लीजिएगा। देखिए, ए ये मैंने आपको नहीं बताया था अभी। स्वर में ए ये किसके तहत आता है, तो ये बोलते, ये आता है आपका कंठ तालु। ये वाला जो है आपका, ये जो कंठ तालु, ये आपका कंठ तालु, यानी मिक्स करके आता है ये आपका कंठ तालु। ठीक है, आपका ए। और फिर ये आपका ये बता ओ और औ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये आता है, ये आपका आता है कंठोष्ठ के तहत, यानी कंठ और होठ मिक्स करके आता है ये। तो इसको हम कंठ, इसको हम पूरा को बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कंठोष्ठ। ठीक है, हाँ, कंठोष्ठ इसको हम बोलते हैं। अब अब इसमें अंत्यस्थ व्यंजन में और उस व्यंजन में हाथों में सबसे पहले गिन लिया था कंठ में, या और सा हमने आपका गिना था आपका तालु में, और रा और सा हमने गिना था मूर्धन्य में, और ला और सा हमने गिना था दंत में। अब केवल वा रह गया, ये वा रह गया ना। ये वा किस में आता है, ये तो वा आता है दंतोष्ट में, यानी दंत और ओष्ठ, तो दोनों को मिलाकर आता है ये वा। इसको इसको आप ऐसे रखिएगा, दंतोष्ठ। ठीक है,
दंतोष्ट में आता है आपका हुआ। अगर आपको कुछ सुझाव देना है वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर विचार करेंगे और आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो भी बताइएगा, क्लास में कुछ कमियां हैं तो भी बताइएगा। ठीक है, आपका स्वागत है। अब मैंने आपको सारे सब कुछ बता दिए हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपका रा, रा जो अकेला वर्ण है, ये अकेला वर्ण लुंठित कहलाता है। ठीक है, लुंठित वर्ण कहलाता है रा। और उसके बाद ला जो है, ला, ये पार्श्व कहलाता है, यानी पार्श्व, पार्श्विक कहलाता है। अरे कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है। तो ला हमने बताया, ला पार्श्व कहलाता है, और रा जो था वो आपका लुंठित कहलाता था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना तो आपको। ठीक, अब बात कर लेते हैं घोष और अघोष की। मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग यानी का से लेके पा तक का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग ये अघोष कहलाता है, और बाकी के लास्ट के ये तीन होते हैं ये आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, का से लेकर पा तक वर्ग का। ठीक है, अब इसके बाद आता है अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सघोष में वर्ण आपको बता ही चुका हूँ, अघोष में आपको बता ही चुका हूँ वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण देखिए, अल्प प्राण जो होता है आपका वो प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग यानी अगर मैं का वर्ग की बात करूं तो पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका अल्प प्राण कहलाते हैं, और वहीं आपका दूसरा, चौथा ये आपका महाप्राण कहलाते हैं। ऐसे ही चार वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। ऐसे ही टा वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण। ऐसे ही टा वर्ग में आता है, ऐसे ही ता वर्ग में आता है, ऐसे ही आएगा पा वर्ग में आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका लावण और वावर्ण, लावण और वावर्ण जो होता है ये आपका अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। अंग वाला वर्ण है ये अनुस्वार भी कहलाता है, और ये तो आपको जानते ही है ये विसर्ग कहलाता है। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना।